जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील कुमार चौधरी, आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9th साइंस शुरू करने वाले हैं और इसमें मैं आपको विज्ञान का प्रथम अध्याय मापन पढ़ाने वाला हूं और ये पूरा बेस्ड एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि मापन क्या होता है और फिजिक्स क्या होता है। और बेसिकली जो फिजिक्स में जो मापन चैप्टर है ये आपका पहला चैप्टर है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे भौतिकी क्या है, फिर समझेंगे विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो युग है ये विज्ञान का युग है और विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न किया और यहीं से विज्ञान का खोज हो जाता है। और एक्चुअल में देखा जाए अगर तो जो भौतिकी शब्द है वो इंग्लिश वर्ड फिजिक्स और एक जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द, और जिसका शाब्दिक अर्थ है फ्यूसिस। तो जो फिजिक्स है यह ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। फ्यूसिस का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकृति, नेचर। तो यहाँ से हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस है इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति और प्रकृति का इंग्लिश है नेचर। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं। तो भौतिक की भी कई शाखाएं हैं और विज्ञान एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बटा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से चीज़ों को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो विज्ञान शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से लिया गया है और साइंटिया का अर्थ होता है जानना। अर्थात प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास पड़ोस की वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ और यहीं से विज्ञान का जन्म होता है। क्योंकि जब तक चीज़ों को हम समझेंगे नहीं, खोजेंगे नहीं, तो विज्ञान का जन्म वहाँ पर असंभव है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो विज्ञान का एक्चुअल में जो डेफिनेशन होगा तो उसे हम कह सकते हैं कि विज्ञान वह विषय है या वह वस्तु है जिसके बारे में हम लोग सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। ये जो साइंस है ये साइंस की 3 शाखाएं हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री
और इसके बाद है बायोलॉजी। तो जो फादर ऑफ फिजिक्स है वो अल्बर्ट आइंस्टीन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फादर ऑफ फिजिक्स हैं अर्थात भौतिकी विज्ञान के जन्मदाता वो आइंस्टीन है, और जो रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं वो लैवासिए हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि जो जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं वह अरस्तु हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें जो विज्ञान है वो 3 शाखाओं में टूटा है, पहला भौतिकी, दूसरा रसायन और तीसरा केमिस्ट्री। जो फादर ऑफ फिजिक्स हैं वो आइंस्टीन है अर्थात भौतिक विज्ञान के जन्मदाता। जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं वो लैवासिए हैं अर्थात रसायन विज्ञान के जन्मदाता। जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं वो अरस्तु हैं अर्थात जीव विज्ञान के पिता या जन्मदाता। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो फिजिक्स के भी 2 पार्ट हैं। फिजिक्स के भी 2 पार्ट हैं। ये जो आप भौतिकी पढ़ते हैं, भौतिकी एक बार मैं फिर आपको बता दूं, इंग्लिश इसका फिजिक्स है और ये लैटिन शब्द फ्यूसिस से लिया गया है और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। ये तो पुरानी डिफिनेशन हो गई, लेकिन जो भौतिकी का जो मॉडर्न डिफिनेशन है अर्थात मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स वो ये बोलता है कि द्रव्य और किसी वस्तु के द्रव्य और उससे ऊर्जा से संबंधित उसकी सभी अन्योन्य क्रियाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अर्थात भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान और उससे संबंधित अन्योन्य सभी क्रियाओं और उनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं अर्थात भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान से संबंधित सभी क्रियाओं और उनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी जो है, ये जो फिजिक्स है इसके 2 शाखाएं हैं। एक तो हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ऑप्टिक्स जो होता है प्रकाशिकी होता है और ये विद्युत की 2 शाखाएं हैं भौतिकी की। इसी प्रकार से जो रसायन है, रसायन विज्ञान, इनके भी 2 शाखाएं हैं। पहला होता है इनऑर्गेनिक और कार्बनिक रसायन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा होता है कार्बनिक रसायन। इसकी इंग्लिश होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं, एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक। फिजिक्स 2 पार्ट में टूट गया है, एक ऑप्टिक्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रकाशिकी और विद्युत की। और रसायन जो है इनऑर्गेनिक और कार्बनिक। तो इस तरीके से अभी इनकी एक और शाखाएं होती हैं, वो होता है बायोलॉजी। इसकी भी 2 शाखाएं हैं, एक जूलॉजी है और एक क्या है, बॉटनी है। अर्थात एक जंतु विज्ञान है और एक वनस्पति विज्ञान है। तो इस तरीके से विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। जो फादर ऑफ बॉटनी है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं जो जंतु विज्ञान है, जो बायोलॉजी 2 शाखाओं में टूटा है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग इसे देख रहे हैं, जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु हैं और जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं द्रव्य क्या है, मैटर। तो प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें उसका अपना द्रव्यमान होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं,
द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के दैनिक जीवन में अनेक सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप जहाँ बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं मेज, कुर्सी, पत्थर, सोना, चांदी, ये सभी द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी द्रव्य के उदाहरण हैं। तो एक बार फिर से इसे कन्फर्म कर लीजिए। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श करके देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। फिर बात आती है ऊर्जा की। तो ऊर्जा को हम लोग समझते हैं, एनर्जी क्या है? ऊर्जा तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के दैनिक जीवन में अनेकों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जैसे ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे आप एक बार और क्लियर कर दीजिए, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान और ऊर्जा से संबंधित उनकी क्रियाओं और उनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। ये मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स है। और जो प्राचीन काल में जो डिफिनेशन होता था उसमें हम लोग बोलते थे भौतिक विज्ञान प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अर्थात भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये प्राचीन काल में डिफिनेशन होता था। क्योंकि ये डिफिनेशन कहाँ से निकला है? क्योंकि जो फिजिक्स जो शब्द है वो फ्यूसिस से लिया गया है, और फ्यूसिस एक लैटिन शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। तो यहाँ से डिफिनेशन निकाला गया था भौतिक विज्ञान का। लेकिन जो ये मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स है जो अभी मैं बोला हूँ, जिसमें द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित उनके अनेक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। और ये जो डिफिनेशन है ये आइंस्टीन का दिया हुआ डिफिनेशन है। आइंस्टीन बताए थे कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, आइंस्टीन के द्वारा ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वह द्रव्य और ऊर्जा के एक तरह से हम कहें तो दो पहलू हैं। अर्थात द्रव्य के बिना ऊर्जा की परिकल्पना नहीं की जा सकती है और ऊर्जा के बिना द्रव्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो यहीं से स्टार्ट होता है फिजिक्स। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं द्रव्य और ऊर्जा को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वह या तो द्रव्य से बनी है और या तो ऊर्जा के फॉर्म में है। बस इसी दो फॉर्म में है जितनी भी वस्तुएं हैं। तो आइंस्टीन बताए कि सबसे पहले द्रव्य जब नष्ट होता है तो ऊर्जा में बदलता है और ऊर्जा से पुनः वह द्रव्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी दोनों में वो बदलता रहता है। जैसे दैनिक जीवन में मेरे पास अनेक एग्जाम्पल हैं। कोई भी वस्तु अगर नष्ट होती है तो ऊर्जा में बदलती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होकर के कहीं दूसरे वस्तु में चली जाती है। तो इस तरीके से ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। तो आइंस्टीन बताए कि द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित उन्होंने एक समीकरण दिया और उस समीकरण को हम लोग बोले आइंस्टीन का समीकरण या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc², वेयर m इज होता है मास, द्रव्यमान, एंड c होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो इस तरीके से E बराबर mc², इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। इसके बाद और ये जो c होती है यह स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है। और प्रकाश का वेग मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या आप इसे बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट होती है।
इसके बाद चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ाते हैं तो इसके बाद आती हैं भौतिक राशियाँ। तो मैं आपको भौतिक राशियों के बारे में बता रहा हूँ कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ, वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से है अर्थात फिजिकल फिनोमिना, तथा जो एक संख्या के द्वारा व्यक्त की जा सकती है और जिसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसे हम लोग माप सकते हैं। तो ये होती हैं भौतिक राशियाँ। एक बार फिर से मैं आपको कंप्लीट कर देना चाहता हूँ कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिसे हम लोग एक संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो ये हैं फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। वे राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो अर्थात फिजिकल फिनोमिना, भौतिक परिघटना, फिजिकल फिनोमिना, वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो तथा जिसे एक आंकिक मान के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तथा जिसे हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियों के अनेक एग्जाम्पल हैं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल, समय इत्यादि। ये सभी राशियाँ क्या हैं, भौतिक राशियाँ हैं। इसके बाद हम लोग यूनिट को समझते हैं। यूनिट क्या है, भौतिक राशियों के बाद नंबर आता है यूनिट का। यूनिट अर्थात मात्रक। तो मात्रक में हम लोग बोल सकते हैं वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि को मापने में किया जाता है। वह सर्वमान्य मानक, सर्वमान्य, यहाँ पे सर्वमान्य वर्ड लेना बहुत जरूरी है। सर्वमान्य मानक, क्योंकि ये ऐसा मानक होता है जिसे हम और आप नहीं मान सकते हैं। ये एक वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया एक मानक होता है। जैसे आप किलो का एग्जाम्पल ले लें, इसे हम और आप नहीं बना सकते हैं कितने का किलो रहेगा। यह एक वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया एक मानक होता है। तो इसलिए हम लोग मात्रक को बोल सकते हैं वह सर्वमान्य मानक जिसका प्रयोग किसी भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो जैसे लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, ताप का केल्विन हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया। तो अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा मूल राशियाँ, तो उसमें बताऊंगा आपको मूल राशियों की संख्या कितनी होती है और मूल मात्रक क्या होते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं मूल राशियाँ। तो आइए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को, मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या हैं, मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियाँ, वे सभी राशियाँ जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त न किया जा सके, ऐसी राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। वे सभी राशियाँ जिनको किसी दूसरे राशि के पदों में व्यक्त न किया जा सके, ऐसी राशियों को हम लोग मूल राशियाँ कहते हैं। और इन मूल राशियों के मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। इसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ। तो ऐसी राशियाँ डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ,
व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां, जिन राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, मूल राशियां क्या हैं? जिन राशियों को हम लोग किसी दूसरे राशि के पदों में व्यक्त न कर सकें ऐसी राशियों को हम लोग मूल राशियां कहते हैं, और जिन राशियों को हम लोग मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकें उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो हम लोगों ने मापन पढ़ लिया और मापन का मात्रक भी पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ मापन की पद्धतियां होती हैं। जैसे मापन की 3 पद्धतियां हैं और ये तीनों पद्धतियां प्रचलित हैं। पहला होता है CGS, सेंटीग्राम सेकंड पद्धति। दूसरा होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। और तीसरा होता है FPS, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो ये मापन की 3 पद्धतियां हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसे आप बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मापन की पद्धतियां। तो मापन की कितनी पद्धतियां? CGS, सेंटीग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति एंड फुट पाउंड सेकंड पद्धति। मापन की 3 पद्धतियां, MKS, FPS एंड CGS। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मूल राशियाँ और मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। तो मूल राशियों की संख्या हम लोग देखें कितनी है मूल राशियाँ। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ मूल राशियाँ और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है। पहले आता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो देखिए बच्चों, जो लंबाई होता है उसकी इंग्लिश लेंथ होती है, LENGTH, लेंथ। इसकी इंग्लिश मास होती है। और ये टाइम होता है, और ये टेम्परेचर होता है, और ये विद्युत धारा होती है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मैं EC लिख दे रहा हूँ, EC इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का मात्रक बेसिकली मीटर होता है, संकेत इसका स्मॉल m होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसका संकेत kg है। और समय का सेकंड, इसका संकेत SEC है। और ताप का होता है केल्विन, इसका संकेत K है। विद्युत धारा का एम्पियर, इसका संकेत कैपिटल A। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, और कैंडिला को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं CD से। और पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक मोल है, आप मोल को ऐसे लिखेंगे। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड his fundamental units. So we can learn about fundamental quantities and fundamental units. First fundamental quantity is the length, and length units meter, and mass kilogram, time second, temperature Kelvin, electric current ampere, luminous intensity candela, amount of substance mole.
तो इस तरीके से 7 मूल राशियां हैं और इनके मूल मात्रक हैं। इसके बाद हम लोग बारी बारी से इनका डिफिनेशन समझते हैं कि जो मूल राशियां हैं और जो मूल राशियों के मात्रक हैं उन मात्रकों का हम लोग डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है मीटर की। तो हम लोग समझते हैं मीटर क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी लाल रंग की 1650। तो इसे आप बोल सकते हैं 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी लाल रंग के प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगें आती हैं। 73 तरंगें, उसे हम लोग क्या कहते हैं 1 मीटर कहते हैं। अर्थात 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी लाल रंग के प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगें आती हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं 1 मीटर कहते हैं। तो मीटर के अनेकों डिफिनेशन हैं, जैसे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर। फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर और 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। 1 डेसीमीटर और 1 मिलीमीटर को भी देख लें हम लोग। 1 डेसीमीटर होता है 10⁻⁻1। 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3। तो 1 डेसीमीटर 10⁻⁻1, 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3। 1 मिली माइक्रो, या आप बोल सकते हैं 1 मिली माइक्रोन। 1 मिली माइक्रोन, या आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं माइक्रोन। तो जो 1 मिली माइक्रोन होता है वो होता है 10⁻⁹ बिकॉज 1 मिली होता है 10⁻�6 और इसमें माइक्रोन वर्ड ऐड है। तो माइक्रोन होता है 10⁻�6, तो दोनों पावर ऐड होकर के कितना बना देता है मिली माइक्रोन, 10⁻⁹ बना देता है। 1 एक्सरे होता है 10⁻⁻13 के। 1 एक्सरे 10⁻⁻13 के बराबर होता है। तो ये मीटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। फिर बात आती है प्रकाश वर्ष की। तो 1 लाइट ईयर क्या है? तो एक प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं 1 लाइट ईयर क्या है। 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष अर्थात सूर्य के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगर हमें 1 प्रकाश वर्ष निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 1 वर्ष में कुल दिन, 1 वर्ष में कुल दिन ले लेंगे और 1 दिन में कितने घंटे होते हैं और 1 घंटे में कितने मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड, और उसमें प्रकाश की चाल से गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है 1 प्रकाश वर्ष आ जाता है। तो अगर हमें 1 प्रकाश वर्ष लिखना हो, 1 प्रकाश वर्ष, तो हम लोग प्रकाश की चाल लिखेंगे, प्रकाश की चाल, और उसमें गुणा कर देंगे 365, क्योंकि 1 वर्ष में होता है 365 गुणे 1 दिन में होता है 24 घंटा और 1 घंटा में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये 365 हो गया, गुना में 24 हो गया, गुना में 60 हो गया और गुना में 60 हो गया। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं
तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर आता है। इसे हम लोग लगभग में, क्योंकि ये 10 के बहुत करीब है ये मान, तो इक्विवेलेंट समथिंग हम लोग 10⁻16 मीटर मान लेते हैं। तो यह एक प्रकाश वर्ष होता है, अर्थात एक प्रकाश वर्ष प्रकाश की चाल से गुणा हो जाता है 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होता है और एक दिन में 24 घंटा और एक घंटा में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। अर्थात प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि किलोग्राम क्या होता है। किलोग्राम, तो देखिए किलोग्राम जो होता है, 1 किलोग्राम, हम लोग इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं किलोग्राम। तो चलिए मैं इसे पहले मिटा दूं, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से समझते हैं। एक किलोग्राम, तो देखिए 1 किलोग्राम क्या है। तो इसका कई डिफिनेशन है किलोग्राम का। पहला तो ये बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम फ्रांस की राजधानी पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशिष्ट टुकड़े का द्रव्यमान है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन आप बोल सकते हैं, यदि जल को 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो जो वैल्यू होता है, जो मान होता है जल का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है, 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम। तो पहला डिफिनेशन, 1 किलोग्राम फ्रांस की राजधानी पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशिष्ट टुकड़े का द्रव्यमान होता है। ये प्लेटिनम इरेडियम, प्लेटिनम इरेडियम, देखिए ये जो किलोग्राम होता है ये हमारा और आपका बनाया हुआ मात्रक नहीं है। ये एक वैज्ञानिक सम्मेलन होता है पेरिस में, वहाँ पर सर्वदलीय एक बैठक होती है सभी साइंटिस्टों की, हर देश के लगभग साइंटिस्ट वहाँ पे आते हैं और वहाँ पर ये सब एक सबका एक अपना मत होता है और उस पर आधारित ये जो वाट बनाए जाते हैं, ये जो मापन यंत्र बनाए जाते हैं, उस दौरान ये निर्धारित किए जाते हैं। तो 1 किलोग्राम फ्रांस की राजधानी पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशिष्ट टुकड़े का द्रव्यमान होता है। दूसरा डिफिनेशन आप बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि 1 लीटर जल को गर्म किया जाए तो जो उसका मान होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम बोलते हैं। इसका तीसरा जो डिफिनेशन होता है वह होता है कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो ये रहा 1 किलोग्राम। इसके बाद सेकंड आता है, तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है, यहीं पर मैं आपको सेकंड डिफाइन कर देता हूँ। 1 सेकंड या 1 सेकंड क्या है, तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम 133 परमाणु 9,192,631,770 बार कंपन करता है। 9,192,631,770 बार कंपन करता है। ये सीजियम एक परमाणु होता है, सीजियम 130, सीजियम 133 का परमाणु जो होता है 1 सेकंड में 9,92,631,770 बार यदि कंपन कर देता है तो वह समय क्या कहलाता है, 1 सेकंड कहलाता है। तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम 9,192,631,770 बार यदि कंपन करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। एक चीज़ हम भूल गए, आपको किलोग्राम से संबंधित कुछ पैमानों को बता देना चाहिए हमें। जैसे 1 मीटर टन होता है 10⁻3 के। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 मीट्री टन या 1 टन 1000 किलोग्राम के बराबर, यानी 10⁻3 kg के बराबर होता है। यानी 1 टन जो होता है वो 1000 किलो के बराबर होता है। और 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम वो 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है। अर्थात 1 ग्राम का मान 10⁻³ kg के बराबर होता है।
फिर आप 1 क्विंटल जानते ही होंगे, 1 क्विंटल होता है 1 क्विंटल, 1 क्विंटल ये 100 केजी के बराबर होता है, 100 केजी बराबर होता है 1 क्विंटल। फिर 1 मिलीग्राम होता है, 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10⁻³ ग्राम होता है, या इसे आप बोल सकते हैं 10⁻⁻6 केजी। तो केजी से संबंधित कुछ मात्रक हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, सेकंड को हम लोगों ने देख ही लिया। 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम 133 का परमाणु 9,192,631,770 बार कंपन करता है। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। अर्थात 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम 133 परमाणु 9,192,631,770 बार कंपन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। 1 सेकंड से रिलेटेड मैं इससे टाइम से रिलेटेड कुछ मैं आपको और भी जानकारी बता दूं, कुछ इसके मात्रक बता दें। तो देखिए ये जो होता है 1 घंटा 3600 के बराबर होता है, 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकंड के बराबर होता है। जो 1 घंटा होता है इसमें 3600 सेकंड होते हैं, और जो 1 मिली सेकेंड होता है वो 10⁻³ सेकंड के बराबर होता है। अर्थात 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻³ सेकंड के बराबर। तो 1 घंटा 3600 सेकंड के बराबर और 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकंड के बराबर। 1 नैनो सेकंड का जो मान होता है 10⁻⁹ सेकंड। 1 नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड के बराबर होता है। फिर हम लोग बात करें 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 माइक्रो सेकंड 10⁻⁶ सेकंड और 1 पिको सेकंड 10⁻12 सेकंड। तो 1 मिनट में अगर देखा जाए तो कितना होता है, 60 सेकंड होता है। 1 माइक्रो सेकंड को अगर देखें, माइक्रो सेकंड, तो ये 10⁻⁶ सेकंड के बराबर होता है। 1 पिको सेकंड, तो पिको जो सेकंड होता है 10⁻12 सेकंड के बराबर होता है। तो 1 पिको सेकंड 10⁻12 सेकंड के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग एम्पियर को समझते हैं। एम्पियर क्या है, तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में रखे 2 सीधे लंबे समांतर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो एम्पियर को भी मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में रखे 2 सीधे लंबे और समांतर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। देखिए निर्वात में रखे 2 सीधे और समांतर तारों के बीच तार की प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। फिर से आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में रखे 2 सीधे और समांतर तारों के बीच तार की प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। इसके बाद आता है केल्विन का नंबर। तो 1 केल्विन क्या होता है, इसे भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। 1 केल्विन, तो 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। 1/273.16वां भाग को क्या कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। 1 केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का, यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ हेट, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग को हम लोग क्या कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। इसके बाद आता है कैंडिला। तो यह कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 1 कैंडिला कृष्णिका के पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है।
क्रिफिका का नाम सुने होंगे आप लोग, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो कि एब्जॉर्ब कर लेती है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश को क्रिफिका जो है अवशोषित कर लेती है। तो हम लोग जो कैंडिला का डिफिनेशन बोलते हैं वो बोलते हैं कि एक कैंडिला क्रिफिका के पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो कैंडिला होता है, एक कैंडिला क्रिफिका के पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबोत दिशा में ज्योति तीव्रता है। तो मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं कि एक कैंडिला क्रिफिका के पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर, 1/6 लाख, 2 4 और 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबोत दिशा में ज्योति तीव्रता है। एक कैंडिला क्रिफिका के पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबोत दिशा में ज्योति तीव्रता है। तो ये होता है एक कैंडिला। फिर हम लोग देखते हैं मोल को। मोल क्या है? तो मोल जो होती है पदार्थ की मात्रा है, का मात्रक है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। तो एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इस पे आप ट्रिक कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो दो पूरक मात्रक होते हैं, एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो पूरक मात्रक होते हैं उस पूरक मात्रक को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दो पूरक मात्रक होते हैं, एक होते हैं रेडियन और दूसरा हमारा क्या होता है? स्टेरेडियन। रेडियन को RAD लिखते हैं, स्टेरेडियन का जो सिंबल है SR होता है। रेडियन जो होता है कोण का मात्रक होता है, स्टेरेडियन जो होता है घन कोण का मात्रक होता है। तो हम लोग रेडियन और स्टेरेडियन को समझ लेते हैं। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप उसके केंद्र पे आंतरित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक रेडियन कहते हैं। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप उसके केंद्र पे आंतरित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक रेडियन कहते हैं। एक स्टेरेडियन क्या है? तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात गोले के केंद्र पर आंतरित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक स्टेरेडियन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज ये मेरा जो है पहला पार्ट है आपका मापन से संबंधित, और इसमें मैं आपको अभी कंप्लीट नहीं पढ़ा पाया हूँ, और मैं आशा करता हूँ दूसरे वीडियो में हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बांटिए और उनसे सब्सक्राइब कराइए। तो जय हिंद, नमस्कार।